नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अगले साल होने वाले राज्यसभा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी त्रिपुरा प्रमुख और राज्यसभा सांसद माणिक साह ने शनिवार को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। बिप्लब कुमार देब द्वारा दोपहर में इस्तीफा देने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया। बिप्लब कुमार देब के बीजेपी के त्रिपुरा विंग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने की संभावना है। बता दें, माणिक साह कांग्रेस छोड़कर 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो 2020 में बीजेपी त्रिपुरा के अध्यक्ष बने। त्रिपुरा में नवंबर 2021 में हुए चुनाव में सभी 13 नगर निकायों में बीजेपी की जीत का श्रेय माणिक साह को दिया गया। पूर्व सीएम बिप्लब देब ने एक ट्वीट में अपने उत्तराधिकारी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, माणिक साह जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और नेतृत्व में त्रिपुरा समृद्ध होगा। भारत ने गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम देश में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। सरकार ने कहा है कि इस संबंध में अधिसूचना जारी होने से पहले जारी किए जा चुके लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए गेहूं की शिपमेंट जारी रहेगी। बता दें कि इन दिनों बाजार में गेहूं एमएसपी से अधिक कीमत पर बिक रहा है। बता दें कि गेहूं की सरकारी खरीद का जो अनुमान पहले लगाया गया था, उससे 50% कम खरीद होने की आशंका है। खरीद कम होने का असर अभी से दिखने लगा है और खाद्य सुरक्षा के लिए पीडीएस के तहत कई राज्यों को दिए जाने वाले गेहूं की जगह अब चावल दिए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने के फैसले की कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने निंदा की है। उन्होंने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार ने गेहूं की पर्याप्त खरीद ही नहीं की, जिस कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि उसे निर्यात पर रोक लगानी पड़ी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मेरा मानना है कि केंद्र सरकार पर्याप्त गेहूं खरीदने में विफल रही। ऐसा नहीं है कि गेहूं की पैदावार कम हुई है, ये कुल मिलाकर पहले की तरह है। हो सकता है कि पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पैदावार हुई। उन्होंने कहा, ये एक किसान विरोधी कदम है। मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि यह सरकार कभी भी किसान हितैषी नहीं रही। भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने के फैसले का G7 समूह देशों ने विरोध किया है। इस मामले में जर्मन कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर हर कोई निर्यात बैन या बाजार बंद करना शुरू कर देता है तो इससे संकट बढ़ेगा और हालात और ख़राब हो जाएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर WTO अनुमति देता है तो भारत पूरी दुनिया को गेहूँ निर्यात कर सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। चिदम्बरम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चिंताजनक है। पिछले 8 साल में विकास की धीमी दर वर्तमान सरकार की पहचान रही है और महामारी के बाद की रिकवरी भी उदासीन और रुकी हुई रही है। राज्यों की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है। चिदम्बरम ने कहा कि 1991 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत की थी। देश ने उस समय धन सृजन, नए व्यवसायों और नए उद्यमियों, लाखों नौकरियों, निर्यात और 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने जैसी कई उपलब्धियां हासिल की थीं। 30 साल के बाद मुझे लगता है कि वैश्विक और घरेलू विकास को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों को पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा। और आर्थिक नीतियों का रीसेट करते वक्त देश में बढ़ती असमानताओं, देश की आबादी के निचले 10% लोगों के बीच अत्यधिक गरीबी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत की 101 रैंक और व्यापक पोषण संबंधी कमी को भी संबोधित किया जाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पहली बार इतनी नाजुक है और तत्काल उबारने के उपायों पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की जाए। 2017 में मोदी सरकार के गलत तरीके से लागू किए गए GST का परिणाम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है, लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, महंगाई और उच्चतम ब्याज दर के कारण रुपया कमज़ोर हुआ है, सरकार पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि हम उनकी असफलताओं को जनता के सामने रखेंगे। चिदम्बरम ने कहा कि बाहरी परिस्थितियों ने अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है और सरकार इन घटनाक्रमों से निपटने के तरीकों से बिल्कुल अनजान दिख रही है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसा अपने फेसबुक पेज पर लाइव जाके किया। इस दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया। जाखड़ ने अपने फैसले की घोषणा करते वक्त कहा, शुभकामनाएं और कांग्रेस को अलविदा। बता दें, इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में वर्तमान में चल रहे पार्टी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बीच जाखड़ को पार्टी लाइन पर नहीं चलने के लिए सभी पार्टी पदों से हटा दिया गया था। वहीं अपना इस्तीफा देते वक्त जाखड़ ने कहा कि चिंतन शिविर से कोई फायदा नहीं होगा, पार्टी को खुद में सुधार करना होगा, चिंतन नहीं चिंता करने की ज़रूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन का सर्वे 4 घंटे तक चला। इस दौरान सर्वे टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील भी रहे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सर्वे के बाद आज तक से बातचीत में कहा है कि सर्वे और वीडियोग्राफी का काम 60% तक हो चुका है और एक और दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। इस मामले में रविवार को भी सर्वे का काम जारी रहेगा। विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार चीख चीख कर कह रही है कि वो हिंदू मंदिर का अवशेष है।
सर्वे के दौरान यहां पुलिस की भारी तैनाती रही। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया। बता दें कि वाराणसी की निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे होगा और 17 मई से पहले सर्वे टीम को अदालत को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने कहा है कि उनकी ओर से जो दावा किया गया है वो 100% सही है और कल्पना से ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में हिंदू पक्ष की जीत होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद ने कहा कि तहखाने में कोई मूर्ति नहीं मिली है और इस बारे में किए गए दावे गलत हैं। उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा कि वीडियोग्राफी में जो कुछ भी होगा उसे अदालत के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत ने जिन नए कमिश्नर विशाल सिंह को नियुक्त किया है उन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ काम किया। वहीं वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि सर्वे का काम बेहद शांतिपूर्ण माहौल में हुआ और सभी पक्षों ने निचली अदालत के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी पक्ष और उनके वकील भी मौजूद रहे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा कि वो एक और मस्जिद को नहीं खोएंगे। इससे पहले वो बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं। ओवैसी ने अहमदाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया और अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। हुकूमत को ये बात बता रहा हूँ कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। 1991 का कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर या जो मस्जिद थी वो बरकरार रहेगी। ओवैसी ने कहा ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं ये सब चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे और जब घर से बाहर निकले तो वो मुसलमान ना रहे। मराठी एक्ट्रेस केतकी चिलाते के खिलाफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर एक अपमानजनक पोस्ट साझा करने पर केस दर्ज किया गया है। केतकी चिताले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पवार को टारगेट करने वाली पोस्ट को कथित तौर पर किसी और ने लिखा था, लेकिन चिताले ने उसे शेयर कर दिया और वो वायरल हो गई। मराठी में की गई पोस्ट में एनसीपी प्रमुख के पूरे नाम का कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें सरनेम मिस्टर पवार और 80 साल की उम्र का जिक्र किया गया है। एनसीपी के मुखिया 81 साल के हैं। उसका शीर्षक था नरक इंतजार कर रहा है और आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं जैसी टिप्पणियां उस पोस्ट का हिस्सा हैं जो कथित तौर पर उस दिग्गज नेता की आलोचना करती हैं जिसकी पार्टी शिवसेना और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्ता साझा करती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस की एक टीम थाना बबीरू क्षेत्र के अंतर्गत पडरी गांव में नोटिस तामील कराने गई थी, तभी पुलिस टीम पर यह हमला हो गया। इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक गांव में पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उन्हें किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद कई थानों की फोर्स गाँव में पहुंची और हमलावरों की तलाश की। पडरी गांव में 5 लोगों के खिलाफ बलवे सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था, जिसका नोटिस तामील कराने 4 पुलिसकर्मी गांव में पहुंचे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे हमलावरों ने ईंट, पत्थर, लाठी, डंडों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। सिपाही जान बचाकर वहां से भागे और ग्राम प्रधान के घर पहुंचे, तभी उनकी जान बच सकी। मध्य प्रदेश के गुना में शिकारियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 पुलिसकर्मियों के परिजनों को राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास के लिए एक उदाहरण हो। शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में घटनास्थल पर देर से पहुंचने के कारण ग्वालियर के आईजी को हटाने का फैसला किया। बता दें, मध्य प्रदेश के गुना जिले में काले हिरण के शिकार की सूचना पर शिकारियों की घेराबंदी करने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन इस दौरान पुलिस गश्ती दल पर सनसनीखेज हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि पुलिस वाहन चला रहा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुना जिले के आरोन की है। आरोन पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शिकार हुआ है। हमले में आरोन थाने के सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, हवलदार नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम की मौत हो गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।